हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज की क्लास से हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और आज हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में समझेंगे कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, हमारे बॉडी के जो सिस्टम है, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है, जो किडनी है, जो लीवर है, स्टमक है, वो कैसे बना हुआ है, वो कैसे काम करता है, ये हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ऐसे आपके कई सिस्टम आते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो सारे सिस्टम जो है हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे बनी हुई है और वो कैसे काम करती है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बाकी के जो अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे हमें इसमें थोड़ा ज्यादा मजा आता है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम हमारी बॉडी के बारे में समझ रहे हैं कि आखिर में हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे बने हुए हैं, वो किस चीज से मिलकर बने हुए हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो इसमें हमें क्या है, मजा आता है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे और मजा आता जाएगा। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो मेडिकल फील्ड का बेस है। ये सभी के लिए जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो फार्मेसी का स्टूडेंट हो, पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, नर्सिंग स्टूडेंट हो या एमबीबीएस कर रहे हो, सभी के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जरूरी होता है। अगर आपने ये वाला सब्जेक्ट जो है अच्छे से पढ़ा है, सारे सिस्टम अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं, तो आपके बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी इजी हो जाते हैं। क्योंकि देखो, आपको कोई भी डिसीज को डायग्नोस करना है, तो जब आपको मान लो आपके लीवर में खराब हो गया है, लीवर खराब हो गया है, किडनी खराब हो गई है, तो वो किसी डिसीज के कारण, किसी बीमारी के कारण खराब हुई है, तो उसके स्ट्रक्चर में कहाँ पर डिफेक्ट आया है, कहाँ पर उसके फंक्शन में इफेक्ट आया है, कैसे आपको पता चलेगा? जब आपको नॉर्मल इसके बारे में पता होगा कि भैया नॉर्मल स्ट्रक्चर लीवर का कैसा होता है, नॉर्मली वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा ना कि मेडिकल फील्ड के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेस है, और आपका बेस जितना स्ट्रांग होगा, आपकी बिल्डिंग जो है वो भी उतनी ही स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। तो आपके बेस को स्ट्रांग बनाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बहुत सारी चीजें आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि एनाटॉमी को कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कौन कौन से सिस्टम हमें एनाटॉमी के अंदर पढ़ने हैं, कैसे ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे मजा आता जाएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनाटॉमी क्या है, शरीर रचना। ठीक है, एनाटॉमी क्या है? देखिए, नाम पे थोड़ा गौर कीजिए कि एनाटॉमी, टॉमी में एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, टॉम, और टॉम का मतलब होता है कटिंग। क्या होता है? कटिंग। देखिए, एनाटॉमी की शुरुआत जो है वो बहुत समय पहले, यानी कि हजारों साल पहले से हो गई थी। हजारों साल पहले ही एनाटॉमी का निर्माण हो गया था। उसके बाद तो बहुत सारी एडवांस टेक्निक आ गई है, बहुत सारी डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी की गई है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है, इसका जो निर्माण है, वो हमारी बॉडी का जो स्टडी है, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी जो है वो हजारों साल, यानी कि आप सोचो कि 2300 साल पहले ही शुरू हो गई थी। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ था कि आपके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, यानी कि आपकी जो बॉडी है, वहां पर उसको कट कर दिया गया था, उसको डाइसेक्ट किया गया था। एक वर्ड यहाँ पर आता है, एक टर्म आता है, डाइसेक्शन। ठीक है, डाइसेक्शन करके देखा गया था, ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करके काट के देखा गया था कि भैया ये यहाँ लीवर होता है, यहाँ किडनी होता है। तो डाइसेक्ट किया गया था, और उनमें डिफरेंशिएट, उनको डिफरेंशिएट किया गया था, आपके ऑर्गन्स को, आपकी आर्टरी को, वेन को, ठीक है, नर्व को, इन सभी को डिफरेंशिएट किया गया था डाइसेक्ट करके। तो डाइसेक्शन का मतलब भी कटिंग ही होता है। आपको नाम कुछ न कुछ यहाँ पर मिलता जुलता लग रहा है कि डाइसेक्शन का मतलब भी कटिंग है, और टॉम वर्ड जो आ रहा है टॉमी में, उसका मतलब भी कटिंग ही होता है। लेकिन ये सिनोनिम्स नहीं है। डाइसेक्शन एक टेक्निक है कटिंग करने की, जबकि आपका जो टॉम है, जो एनाटॉमी है, वो वाइड फील्ड है स्टडी की। ठीक है, तो ये डिफरेंस इसमें है। लेकिन जो डाइसेक्ट करके फिर आपके ह्यूमन बॉडी का जो निर्माण है वो हुआ था कि भैया ये यहाँ पर ये होता है, इसके ऊपर स्टडी हुई थी, इसका स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था, और इसी से आपका एनाटॉमी नाम रखा गया। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। और ए फोर आप ये समझ सकते हैं, देखो ए फोर आप समझ सकते हैं आकार, ए से आप आकार भी समझ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर एना का मतलब होता है अप, लेकिन आप समझने के लिए ए का आप समझ सकते हैं कि आकार, यानी कि आकार की स्टडी।
आकार की स्टडी मतलब कि स्ट्रक्चर की स्टडी। किसका स्ट्रक्चर? ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर। यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस बात को ध्यान रखें कि एनाटॉमी में ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर मतलब कि आपके जो ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। मान लो आपके घर में वॉशिंग मशीन है। अब वॉशिंग मशीन है तो उसका वो वॉशिंग मशीन कैसे बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बॉडी का पार्ट्स कहाँ कहाँ पर है, कि भैया ये इसके बॉडी का ये वाला पार्ट्स है, ये आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये इससे मिलकर बना हुआ है, ये इससे मिलकर बना हुआ है, इस तरीके से। तो वो उसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसके काम की बात नहीं हो रही है, उसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो आपका कोई भी एक ऑर्गन ले लीजिए, मान लो स्टमक, आमाशय के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये है आपका स्टमक। ठीक है, तो आपका जो स्टमक है वो कैसे बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये हम एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। कि भैया ये आपका स्टमक है, इसकी वॉल जो है वो इससे मिलकर बनी हुई होती है, इसके अंदर ये वाला टिश्यू होता है, और इसका ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम फंडस कहते हैं। ठीक है, इसका जो बीच वाला भाग है इसको हम बॉडी कहते हैं, नीचे वाले भाग को आप पाइलोरिक कहते हैं। ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। आपका हार्ट है, तो हार्ट में क्या है, आर्टरीज आर्ट्रियल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं हम कि हार्ट जो है वो इन मसल से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। आपका लीवर है, आपका किडनी है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। अब आती है बात फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये कंकाल तंत्र है, मतलब कि ह्यूमन बॉडी है। और ह्यूमन बॉडी की ये जो सारे सिस्टम यहाँ पर दिए गए हैं, आपकी ये जो रिब्स है, इस तरीके का ये कंकाल तंत्र है हमारा पूरा। ठीक है, ऐसे ही होते हैं हम। अब देखो फिजियोलॉजी की बात अगर करें तो फिजियोलॉजी का मतलब आ गया है कि अब आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो कैसे काम कर रही है, आपका जो स्टमक है वो कैसे काम कर रहा है, स्टमक के अंदर जो HCl भरा हुआ है, स्टमक के अंदर जो HCl भरा हुआ है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे फूड का ब्रेक डाउन कर रहा है, इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये हो गया इसका फंक्शन। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका ऑर्गन्स है, जो आपका सिस्टम है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसे काम कर रहे हैं। एक बार फिजियोलॉजी की यहाँ पर देख लेते हैं कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क। क्या है कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हाउ द बॉडी सिस्टम, आपका जो बॉडी सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। मैंने बताया ये कि आपका स्टमक जो है वो कैसे काम कर रहा है, आपका लीवर कैसे काम कर रहा है, आपका हार्ट कैसे ब्लड को पंप कर रहा है और आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहा है। तो ये हो गया उसका फंक्शन। तो ये दोनों चीजें हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर भी समझ लिया और फंक्शन भी समझ लिया। अब अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो आपको उसको डायग्नोस करने में आसानी होगी कि भैया इसका ये फंक्शन होता है, अगर उसके फंक्शन में डिफेक्ट हुआ, ये वाली चीज यहाँ पर ऐसे हुई, तो वो उसकी बीमारी कहलाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आया। अब आगे जो नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा कि इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन बॉडी का निर्माण कहाँ से हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है, आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसका निर्माण कैसे हुआ है और कहाँ से हुआ है, कैसे आपके ऑर्गन जो है वो बने हैं। जैसे ये आपका लीवर है, ठीक है, अब लीवर जने कैसा बन गया, चलो हम स्टमक बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका स्टमक है, तो ये स्टमक जो है वो कैसे बना है। ठीक है, कोई तो होगा इनको बनाने वाला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको हम कहेंगे। और वो शुरुआत होती है आपके एटम से। कहाँ से होती है, एटम से। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एटम आप सभी ने पढ़े हैं। तो उन कुछ कुछ एटम्स होते हैं जिनसे मिलकर, जो कि आपके लिए जरूरी होते हैं आपके आगे की ह्यूमन बॉडी का निर्माण करने के लिए। एटम के बाद फिर आता है यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल। एटम के बाद आता है मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीजें आपकी जरूरी होती है आपके सेल का निर्माण करने के लिए। जो फर्स्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है वो है आपकी सेल। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी।
ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है। जैसे कि आपका घर बनता है ना, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ईंटें चाहिए ना। ईंटें से ही तो फिर आपकी दीवार बनेगी, दीवार से फिर कमरा बनेगा और कमरे से फिर घर बनेगा। तो यहाँ पर आपकी सेल क्या है? ईंट है। ठीक है, तो आपकी जो सेल है, जब ग्रुप ऑफ सेल, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल, ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलती है, तो वो टिश्यू का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? टिश्यू का निर्माण करती है। तो ये आपका टिश्यू बन गया। अब टिश्यू आप पढ़ेंगे ना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो वो 4 टाइप के आप पढ़ेंगे। कौन-कौन से होते हैं भैया? 4 टाइप के टिश्यू कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम। हर एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, ताकि आगे की क्लासें आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसीलिए हर एक पॉइंट पर अच्छे से ध्यान देना और फोकस पूरा यही होना चाहिए। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप की टिश्यू जो है हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। तो जब ये ग्रुप ऑफ टिश्यू आपस में जुड़ते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपका ईंट से आपने दीवार बनाई है, जब आप 4 दीवार बना लेंगे तो एक कमरा बन जाएगा। तो जब ग्रुप ऑफ टिश्यू आपस में जुड़ेंगे सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले, तो आपका क्या बनेगा? आपका यहाँ पर बनेगा ऑर्गन। क्या बनेगा? ऑर्गन। चलिए जी, ऑर्गन बना लेते हैं। तो अभी जो हम ऑर्गन बनाते आ रहे हैं, पहले उसी को बना लेते हैं। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑर्गन। अब कौन सा ऑर्गन बना लेते हैं? सीधा सिंपल हमारा स्टमक बना लेते हैं। ठीक है, और ऑर्गन के बाद आते हैं यहाँ पर आपके जब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं, तो यहाँ पर आपके सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर आपके ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वो माउथ से शुरू होता है, फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। इस तरीके से ये सारे सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि भैया फूड आपने मुंह में लिया, फिर निकला, उसका डाइजेशन हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसको रिमूव कर दिया आपकी बॉडी से। ठीक है, तो ये आपका सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन ने मिलकर आपका एक सिस्टम बनाया, जिसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कहा। ऐसे आपकी बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं और ये सारे सिस्टम मिलाकर आपके ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं और इस तरीके से ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ये है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि कैसे बनी है ह्यूमन बॉडी। चलिए, ये अभी आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम हिस्ट्री की ओर कि भैया हिस्ट्री क्या है, कैसे एनाटॉमी का निर्माण हुआ है। एनाटॉमी का निर्माण जैसा कि मैंने बताया ये कि हजारों साल पहले से इसका निर्माण जो है वो शुरू हो गया था। और वहां पर सबसे शुरुआत में जिसने ये पेड़ लगाया था एनाटॉमी का, उनका नाम है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स जो है वो, हिपोक्रेट्स को आप ये भी कह सकते हो कि ये फर्स्ट फिजिशियन है वर्ल्ड के। फर्स्ट फिजिशियन यानी कि फर्स्ट डॉक्टर, हिपोक्रेट्स। तो ये भी लिख सकते हो कि फर्स्ट फिजिशियन। और यहाँ पर आप ऐड कर देना आपके नोट्स में। और इनको फादर ऑफ, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन। लेकिन इनके कई कंट्रीब्यूशन जो है वो एनाटॉमी के ऊपर रहे हैं, इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ एनाटॉमी। फाउंडर ऑफ एनाटॉमी, क्योंकि ये जो पेड़ है एनाटॉमी का, ये किसने लगाया था? आपके हिपोक्रेट्स जी ने लगाया था। तो ये हमने एनाटॉमी का यहाँ पर पेड़ लगा दिया है। ठीक है, इन्होंने उसके ऊपर स्टडी करी थी कि भैया ये आपके एनाटॉमी के अंदर ये सारी चीजें जो है वो होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में और एडवांस लेवल पर थोड़ी और स्टडी हुई। फिर आए हीरोफिलस। हीरोफिलस जिनको एनाटॉमी का हीरो कहा जाता है। और एक टर्म मैंने अभी यूज किया था, डाइसेक्शन। जो डाइसेक्शन वर्ड जो आया था ना, वो हीरोफिलस से ही आया था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को काट कर देखा था, उसका डाइसेक्ट कर दिया था, उसको कट कर दिया था। और उसके अंदर जो भी
डिफरेंशिएट किया था इन्होंने कि नर्व्स है भैया, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर किडनी है, ये हार्ट है, ये सारी चीजें डाइसेक्ट करके इन्होंने बताई थी। हीरोफिलस, इसीलिए इनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। तो इन्होंने ही वो वर्ड लाया था, कौन सा, डाइसेक्शन, डाइसेक्शन किया था। और क्या बताया था इन्होंने, डिफरेंशिएट किस में किया था सबसे पहले, आपकी नर्व में, आपकी आर्टरी में और आपकी वेन में, ठीक। उसके बाद फिर और ऐसे कई साइंटिस्ट आए यहाँ पर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अभी भी स्टडी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे एडवांस टेक्निक आती जा रही है वैसे वैसे इनमें डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी जो है वो होती जा रही है। अब तो बहुत सारी एडवांस चीजें आ गई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया है, मैग्निफिकेशन पावर उसका इतना है कि आप किसी भी छोटी सूक्ष्म चीज को भी आप जूम कर कर बड़ा देख सकते हो, जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे एक्सरे आ गए हैं, एमआरआई आ गई है, तो हम उसमें इमेज भी देख सकते हैं। उसके बाद आए आपके एंड्रियास वेसाइलस। एंड्रियास वेसाइलस जो है इनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। मॉडर्न एनाटॉमी के फादर जो है वो आपके एंड्रियास वेसाइलस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी है वो सिस्टम और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर बनी हुई होती है। सिस्टम, जो आपके सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सारा सिस्टम के बारे में आपके एंड्रियास वेसाइलस ने बताया था। और इन्होंने बताया था कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर और सिस्टम से मिलकर आपकी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। उसके बाद आपके अरिस्टोटल ने जो है उन्होंने भी एनाटॉमी के ऊपर स्टडी करी थी। इन्होंने कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी को बताया था, किसको, कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी। कॉम्पेरेटिव, इन्होंने बहुत सारे ऑर्गन्स को कंपेयर करके बताया था कि भैया इसका ये फंक्शन होता है, कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी, कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी, कि आपके इस ऑर्गन का ये फंक्शन होता है, ये वाला ऑर्गन इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से इन्होंने कंपेयर किया था, इसीलिए इनको कंपेयर एनाटॉमी के फादर कहा जाता है, अरिस्टोटल को। तो इतना आपको समझ में आया, यहाँ पर इन्होंने पेड़ लगा दिया, बाकी के सारे काम जो है वो इन्होंने कर दिए थे कि भैया इसका पेड़ जो है इसका कलर ऐसा होता है, इनकी पत्तियों का कलर ऐसा है, ये ऐसा फल देगा। ये सारी चीजें जो है वो फिर बाद में एडवांस लेवल पर इनकी स्टडी की गई और इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें आ गई है, उसके बाद तो बहुत सारे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी दिए गए, पोजीशंस दिए गए, प्लांट्स दिए गए, बहुत सारी चीजें आ गई थी, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री थी जो कि आपको याद करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी है। अब उसके बाद आता है कि सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, मतलब कि केवल एक पार्ट में एनाटॉमी के सारे सिस्टम को, एनाटॉमी के सारे स्ट्रक्चर को, फंक्शन को क्लासिफाइड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसको जो एनाटॉमी है उसको सब डिवाइड कर दिया गया, उसकी ब्रांचेस बना दी गई है। अब उसमें कई सारी ब्रांचेस आपकी आती है, जिसमें सबसे पहली ब्रांच है वो है आपकी ग्रोस एनाटॉमी। क्या है, ग्रोस एनाटॉमी। और ग्रोस एनाटॉमी का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे कि कोई भी टिश्यू की स्टडी आपको करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसको वहां से कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है कि कटिंग की जाती है, लेकिन जो कटिंग आप कर रहे हैं तो उस चीज को आप देख पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि स्टडी ऑफ structure study of structure which can seen by naked eye। मतलब कि उस स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हो आप जिसको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, मतलब कि वही बात की डाइसेक्ट किया आपने, तो आप वहां पर ऑर्गन्स को देख पा रहे हैं और उसकी स्टडी आपको करना है, तो वो हो जाता है आपका ग्रोस एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। फिर आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब यहाँ पर आप नेक्ड आई से देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे। और जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के अंदर आपकी दो चीजें आती है, एक आती है हिस्टोलॉजी और एक आती है सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी और एक आती है सेल बायोलॉजी।
तो सेल को भी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको हमें बड़ा करके बताता है। तो यहाँ पर हिस्टोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, और सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं। जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको भी हम देख पाते हैं। और टिश्यू में आपका जो कौन से टाइप का टिश्यू है, उसमें क्या डिसीज है, वो सारा हम हिस्टोलॉजी के अंदर देखते हैं। तो जो भी आप स्मीयर बनाते हैं, स्मीयर बनाने के बाद उसको स्टेन करते हैं, स्टेन करने के बाद फिर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, और ये हिस्टोलॉजी के अंदर आता है। तो वो चीज जो हम आंख से नहीं देख पा रहे हैं, खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। फिर आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब देखो, डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर भी आपकी एम्ब्रियोलॉजी आता है। क्या आता है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एम्ब्रियोलॉजी मतलब होता है कि जो फर्स्ट के 8 वीक होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, इम्प्लांटेशन हुआ, जब उस बच्चे की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो फर्स्ट के जो 8 वीक होते हैं, फर्स्ट के जो 8 वीक होते हैं डेवलपमेंट के आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब मैं यहाँ पर आपको लिख के बताती हूँ, बहुत बड़ी लाइन है, चलिए लिख देते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। ठीक है, एग के फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट के 8 वीक का डेवलपमेंट, फर्स्ट के 8 वीक में जो डेवलपमेंट होता है, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं। और डेवलपमेंट एंड अगर हम बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट एनाटॉमी की, तो इसके अंदर आप स्टडी करेंगे कि फीटस फीटस से लगाकर डेथ तक, फीटस से लगाकर डेथ तक जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी हम डेवलपमेंट एनाटॉमी के अंदर करते हैं। देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से जो है वो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, बर्थ हो गया है, बर्थ से फिर डेथ तक जो डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो हम डेवलपमेंट एनाटॉमी के अंदर करते हैं। क्लियर है, तो ये 3 सब डिवीजन, 3 ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे कई सारी ब्रांचेस यहाँ पर बनाई गई है, सबके बारे में आपको समझना जरूरी है। फिर आता है आपका सरफेस एनाटॉमी। तो सरफेस एनाटॉमी के अंदर आपकी किसकी स्टडी करेंगे, सरफेस के, सरफेस पर क्या है आपका स्किन। ठीक है, तो यहाँ पर आप सरफेस एनाटॉमी की स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि उस स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ किसकी, इंटरनल, इंटरनल स्किन। ठीक है, आपकी स्किन की स्टडी आप करेंगे, वो है आपका सरफेस एनाटॉमी। और अगर आपने डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो स्किन का जान लिया, तो आप क्या करेंगे, फील कर पाएंगे कि भैया यहाँ पर आपका रिब्स है, यहाँ पर आपकी किडनी है, यहाँ पर आपका लंग्स है। तो वो भी आपका सरफेस एनाटॉमी के अंदर ही आता है कि आप सरफेस को छू कर बता सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला ऑर्गन है। फिर आता है आपका रीजनल एनाटॉमी। तो रीजनल एनाटॉमी के अंदर होता है कि जो आपका ऑर्गन है उसका स्पेसिफिक रीजन क्या है, स्पेसिफिक रीजन मतलब कि वो कहाँ पर है, लोकेशन उसका क्या है। रीजन में आपका अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब भी आता है, जैसे कि हमने सोच लिया कि ये हमारा मिडिल वाला पार्ट है, तो नीचे हो जाएगा आपका लोअर लिम्ब और ऊपर हो जाएगा आपका अपर लिम्ब। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक रीजन की स्टडी कर रहे हैं, और स्पेसिफिक रीजन आपका ऑर्गन का, कि भैया आपका लंग्स है तो वो यहाँ पर लोकेटेड है, उसका रीजन क्या है, वो कौन से प्लेस पर है। ठीक है, वो हो जाएगा आपका रीजनल एनाटॉमी के अंदर। फिर आता है आपका सिस्टेमिक एनाटॉमी। तो सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंदर आप किसकी स्टडी करेंगे, नाम से समझ में आ रहा है कि सिस्टम की स्टडी करेंगे, किसकी, जो आपके ऑल सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, आपके जितने भी स्ट्रक्चर है उनकी। ठीक है, तो ये आपके जैसे यहाँ पर पूरा सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका लीवर, ये है आपका स्टमक, ये है आपका इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है, कैसे फूड अंदर आ रहा है, कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे वर्क नहीं कर रहा है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वर्क हम समझते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि
कि आपका ये जो फेरिंग्स है, आपका जो इसोफेगस है, आपका जो स्टमक है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका जो इंटेस्टाइन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपका सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंदर आता है। तो जितने भी आपके बॉडी के सिस्टम्स है वो सभी हम सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। चलिए अगला आता है यहाँ पर आपका केडावेरिक एनाटॉमी। अब देखो केडावेरिक एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। कैडावेरिक एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं किसकी, स्टडी ऑफ डेड और प्रिजर्व्ड बॉडी, प्रिजर्व प्रिजर्व्ड बॉडीज, ठीक है, की स्टडी करते हैं। मतलब कि समझ में आ रहा है ना कि डेड बॉडीज की स्टडी करते हैं। और डेड बॉडीज की स्टडी करनी है तो क्या करोगे आप, डाइसेक्ट करोगे, डाइसेक्ट करके ही उसको देखोगे। मतलब कि एक तरह का ये आपका ग्रॉस एनाटॉमी ही हो गया है। अब यहाँ पर प्रिजर्व्ड एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि देखो आपने कोई भी ऑर्गन निकाला है आपकी बॉडी से, ठीक है, और उसको आपको स्टडी करना है, उसकी स्टडी आपको करना है, तो उसको आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तभी तो उसकी स्टडी कर पाएंगे कि भैया जैसा वो हमारे बॉडी के अंदर था, जिस तरीके से वो वर्क कर रहा था, जैसा उसका स्ट्रक्चर था, वही स्ट्रक्चर जो है वो बाहर निकालने के बाद भी होना चाहिए। तो उस स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखना पड़ता है और उसके लिए हम फिक्सेटिव यूज करते हैं जो कि उसको ऑटोलाइसिस से और उसको प्यूरिफिकेशन से, सड़न से बचाता है। और यहाँ पर जो फिक्सेटिव यूज करते हैं वो होता है फॉर्मेलिन। कौन सा, फॉर्मेलिन हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेशन के लिए। और कैडावेरिक एनाटॉमी के अंदर हम डेड और प्रिजर्व बॉडी की स्टडी करते हैं। फिर आता है आपका लिविंग एनाटॉमी। तो यहाँ पर ये डेड बॉडी की स्टडी कर रहे थे, अब हम लिविंग एनाटॉमी में लिविंग इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे, लिविंग इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पैल्पेशन के द्वारा भी देखते हैं। पैल्पेशन मतलब कि जैसे कि आपको वो यहाँ पर फील करते हैं, ठीक है, फील हो रहा है उनको, तो ये आपका लिविंग एनाटॉमी के अंदर आता है, जिसमें वो पैल्पेशन के द्वारा या फिर एंडोस्कोपी के द्वारा यहाँ पर जैसे ये धड़कन सुन रहे हैं, या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी वो करते हैं कि आ करो, वो आपके मुंह के अंदर देखते हैं। तो ये सारी स्टडी जो है वो स्ट्रक्चर की स्टडी यहाँ पर आपकी एनाटॉमी के अंदर आता है, वो है लिविंग एनाटॉमी। क्लियर है। फिर आता है इमेजिंग एनाटॉमी और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इमेजिंग और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, इमेजिंग टेक्निक के द्वारा। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बाय इमेजिंग टेक्निक, इमेजिंग टेक्निक, ठीक है। इमेजिंग टेक्निक में अब जैसे यहाँ पर आपका है रेडियोग्राफिक, तो रेडियोग्राफिक में आप मान लीजिए एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका रेडियो का मतलब। और ग्राफिक का मतलब अगर आप समझे तो ग्राफिक का मतलब होता है इमेज, ठीक है, इमेज या फिर फोटो या फिर डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज आ जाती है, एक फोटो आ जाता है, डाटा आ जाता है एक्सरेज और गामा रेज के थ्रू। देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आपका हाथ है, तो आपके हाथ का स्ट्रक्चर कैसा है, ये नॉर्मल है या नहीं। कभी कभी आप गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, कहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम एक्सरे करवाने जाते हैं और फिर इस तरीके की इमेज आपके सामने आती है और आप पे देखते हैं कि ये पूरा जो है वो सही है या नहीं है, आपकी जो बोन्स है वो सही है या नहीं है, कहीं से फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं से टूटी फूटी तो नहीं है। तो ये आपका इमेजिंग एनाटॉमी और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के अंदर आता है। क्लियर है। अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका जो अगला ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी और सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी में एक है जेनेटिक एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी और अप्लाइड एनाटॉमी। अब जेनेटिक एनाटॉमी के अंदर आप किसकी स्टडी करेंगे, जेनेटिक एनाटॉमी के अंदर हम स्टडी करेंगे जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है, उनकी स्टडी हम जेनेटिक एनाटॉमी के अंदर करते हैं। किसकी, जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसकी स्टडी हम जेनेटिक एनाटॉमी के अंदर करते हैं। ठीक है, जब ये पढ़ेंगे हम तो डिटेल में सारी चीज समझ में आएगी। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि कौन सी ब्रांच के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं। फिर आता है आपका पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। तो पैथोलॉजिकल में किसकी स्टडी करेंगे, देखिए आपका कोई भी ऑर्गन है, जैसे कि मान लिया आपकी किडनी है, ठीक है, ये आपकी किडनी है, तो इस किडनी का नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको पता है कि भैया इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो अगर इस किडनी में कोई भी डिफेक्ट हुआ किसी भी डिसीज के कारण,
ठीक है। इस ऑर्गन में अगर किसी भी डिसीज के कारण कोई भी डिफेक्ट हुआ तो वो आपका पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर आता है। यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यहां पर लिखते हैं कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंजेस इन ऑर्गन। जो भी ऑर्गन के अंदर स्ट्रक्चर चेंजेस, स्ट्रक्चर का चेंजेस हुआ है किसके कारण, एसोसिएटेड विथ डिसीज, एसोसिएटेड विथ डिसीज। ठीक है, किसी भी डिसीज के कारण आपके जो ऑर्गन के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हुआ है वो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर आता है। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर है या नहीं है? तो मान लो ये आपकी किडनी है, इसके किसी भी डिसीज के कारण इसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आया है और स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आने के कारण ये काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो क्यों हुआ, किसी भी बीमारी के कारण हुआ। और अगर हम फिर इसकी स्टडी करेंगे कि भैया कहाँ पर डिफेक्ट है, कौन सा स्ट्रक्चर जो है उसका डैमेज है, तो वो हम पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। फिर आता है यहाँ पर आपका अप्लाइड एनाटॉमी, जिसे क्लिनिकल एनाटॉमी भी कहा जाता है, क्लिनिकल एनाटॉमी भी कहा जाता है। अब अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, आपने जितना भी स्ट्रक्चर जो है वो देखा है, जितने भी सिस्टम पर स्टडी करी है, जितने भी ऑर्गन्स पर स्टडी करी है, अब वो यहाँ पर आपको अप्लाइड करनी है। अप्लाइड करनी है मतलब कि कोई भी बीमारी हो गई है तो उसको आप कैसे डायग्नोस करोगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट दोगे, वो आपका अप्लाइड एनाटॉमी और क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर आता है। मतलब कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी, रोल इन किसमें, रोल इन डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आता है आपके अप्लाइड एनाटॉमी के अंदर। तो जितने भी डिसीज है, जैसे कि ब्रेन एब्सेसिस हो गया, सेप्सिस हो गया, ये सारी यहाँ पर पल्मोनरी डिसीज हो गई है, तो ये जो डिसीज हुई है इसको डायग्नोस किया और उसके लिए ट्रीटमेंट दिया। तो ये जो रोल है आपका एनाटॉमी का, वो आपका अप्लाइड एनाटॉमी और क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर आता है। क्लियर है? तो ये आपके सारे डिवीजन हो गए हैं आपके, और ब्रांचेस हो गई है आपकी एनाटॉमी की। अब आती है बात आपकी ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी की, कि फिजियोलॉजी की क्या ब्रांचेस होगी। तो जो स्ट्रक्चर की स्टडी आपने करी है, अब उनके फंक्शन की स्टडी करनी है कि लीवर कैसे काम कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रही है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, ये आ जाएगा आपका फिजियोलॉजी के अंदर। तो फिजियोलॉजी में आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर पहला है आपका एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन का मतलब होता है यहाँ पर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन रेफर करता है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो इसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, आपके एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो कि हार्मोन को सिक्रीट कर रहे हैं, और हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, जो कि कई सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कई सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारे बॉडी के पीएच को रेगुलेट करना, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस जो है वो हार्मोन जो है वो उनका काम जो है वो जरूरी होता है। जैसे इंसुलिन के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो कि आपके एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर आते हैं। फिर आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें आपके कार्डियो का मतलब क्या होता है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और वस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। ठीक है, यानी कि आप हार्ट और ब्लड वेसल्स की स्टडी जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर करते हैं। यानी कि स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स, आर्टरी कैसे काम कर रही है, वेन कैसे काम कर रही है, ये सारा आपका कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर आता है। फिर आता है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करेंगे इम्यून सिस्टम की। किसकी स्टडी करेंगे, इम्यून सिस्टम की। तो जितने भी सिस्टम पढ़े हैं ना उनकी स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि वो आपके सिस्टम के फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं। और सिस्टम किससे मिलकर बने हुए, आपके ऑर्गन से। तो जो ऑर्गन, आपके जो भी ऑर्गन है आपके सिस्टम के अंदर, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो आपका फिजियोलॉजी के अंदर आता है। तो इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करेंगे। इम्यून सिस्टम हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, जो कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो ये हमारे शरीर को बचाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो ये आता है आपके इम्यून सिस्टम के अंदर।
ठीक है। और वो हम इसकी स्टडी किसके अंदर करेंगे, इम्यूनोलॉजी के अंदर। फिर आता है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है। जो रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है, आप जो सांस ले रहे हैं, आपका जो CO2 बाहर निकल रहा है, तो ये जो मैकेनिज्म है वो हम कि कैसे ये हो रहा है, कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, ये हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करते हैं। फिर आता है रीनल फिजियोलॉजी। तो रीनल फिजियोलॉजी में हम रीनल सिस्टम की स्टडी करेंगे। रीनल सिस्टम, रीनल का मतलब होता है आपकी किडनी। क्या होता है रीनल का मतलब, किडनी। तो किडनी कैसे ब्लड को फिल्टर कर रही है, कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर रही है, ये सारी चीजें हमारी आती है आपके रीनल फिजियोलॉजी के अंदर। फिर आता है लास्ट पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी में आता है आपका कि जो आपको बीमारी हुई है उसका डायग्नोसिस जो है वो आता है यहाँ पर आपका पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, और उसमें इंक्लूड है आपके ऑर्गन के फंक्शन। अभी हमने पहले समझा था कि उसका स्ट्रक्चर, अब आती है बात यहाँ पर उसके फंक्शन की। मान लो जैसे किडनी की ही बात कर ले, तो ये आपकी किडनी है। ठीक है, किडनी का काम क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। और मान लो कोई भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि आपकी बॉडी के लिए काम की चीज नहीं है, और इसको हमारी किडनी जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देती है हमारी बॉडी से। अब आपकी किडनी खराब हो गई है किसी भी कारण से, किसी भी बीमारी के कारण, तो क्या होगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर पाएगी, और आपके जो यूरिक एसिड है उसका लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ब्लड को भी फिल्टर करती है किडनी, तो ब्लड का लेवल बढ़ने लगेगा, और ब्लड का लेवल नहीं, सॉरी, ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगेगा, और उसके कारण आपको गॉट हो सकता है, यानी कि अर्थराइटिस हो सकता है। या अर्थराइटिस की कंडीशन में भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर उसका लेवल बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं किडनी के लिए हार्मफुल होगा, आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये आ गया आपका पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। क्लियर है, इतना आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी ब्रांचेस हो गई आपकी एनाटॉमी की भी और आपकी फिजियोलॉजी की भी। अब लास्ट आता है कि आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर कौन कौन से सिस्टम पढ़ने हैं। कौन कौन से सिस्टम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर ये आपके 11 सिस्टम दिए गए हैं। ये सारे सिस्टम एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते हमें बहुत मजा आएगा। यहाँ पर हम हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम के बारे में समझ रहे हैं। जैसे कि आपका नर्वस सिस्टम हो गया, कैसे आपकी बॉडी जो है, आपका ब्रेन जो है आपकी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। जैसे मैं ऐसे हाथ घुमा रही हूँ, ठीक है, तो ये भी आपका ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे आप रेस्पिरेशन हो रहा है, कैसे आपका गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपका ब्लड जो है, आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पूरी बॉडी में कैसे सप्लाई कर रहा है, कैसे पहुंचा रहा है, कैसे पंप कर रहा है। ब्लड वेसल्स क्या होती है, आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती है, ये सारा हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, कि आपने खाना खाया, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया आपके खाने में, आपने प्रोटीन लिया, आपने लिपिड लिया, तो वो कैसे अंदर गया, आपको जो उनसे एनर्जी मिली वो कैसे मिली, कैसे उनका ब्रेकडाउन हुआ, कैसे उनका डाइजेशन हुआ, कैसे उनका एब्जॉर्प्शन हुआ, ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। फिर यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम में जो यूरिन बनकर आपका पास आउट हो रहा है, तो वो कैसे बन रहा है, किडनी कैसे बना रही है, वो आपका रीनल सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं। फिर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम डबल आ गया है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। फिर आता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जगह है यहाँ पर आपका आएगा, आप लिख लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको समझ लीजिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जेनाइटल सिस्टम है, जो मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है, वेजाइना क्या है, पेनिस क्या है, ये सारी चीजें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने अभी बताया था कि एंडोक्राइन का मतलब होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि हार्मोन्स को सेक्रीट करती है। वो हार्मोन कैसे हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, वो हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। फिर मस्कुलर सिस्टम,
तो मस्कुलर सिस्टम में कैसे हमारे मसल्स का मूवमेंट होता है वो हम मस्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। फिर स्केलेटल सिस्टम, आपके जो बॉडी का जो ढांचा मैंने बताया था शुरुआत में, वो आपका स्केलेटल सिस्टम है। जो हड्डियां होती है, वो हड्डियां जो है वो कैसे काम करती है, वो हम स्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है जेनाइटल सिस्टम। जेनाइटल सिस्टम में यही रहा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन चलता है, हार्ट के पास आता है, फिर हार्ट से आपके पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो ये सर्कुलेशन कैसे चल रहा है वो हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा एक आध और सिस्टम आपको बचा होगा, जैसे सेंस ऑर्गन हो गया, वो हम पूरा एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आती है कि कैसे आपके ऑर्गन का निर्माण होता है, कैसे उनका स्ट्रक्चर बनता है और कैसे वो काम करते हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी और उसकी पोजीशंस इन प्लान। जैसे कि हम नॉर्मल रूटीन में ऊपर के लिए अबोव यूज करते हैं और नीचे के लिए बिलो यूज करते हैं, वैसे एनाटॉमी में हम ये वाले वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, ये टर्म यूज नहीं करते हैं। उसके लिए फिर अलग टर्म्स होते हैं जिसे हम एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी कहते हैं। ऐसे कई सारे टर्म्स जो है आपके एनाटॉमी में यूज होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर, ये सारे टर्म्स और इनका मीनिंग क्या होता है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। साथ ही साथ पोजीशंस के एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या है वो सब हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।